है। तो सबसे पहले तो आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है। सर बाकी नहीं आएंगे आज? शायद अभी मैंने मैसेज तो किया है बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी, पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ तो वो रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके। टू परफॉर्म एन ऑपरेशंस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ठीक है, टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है? कुछ भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना उसको ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कंपनीज़ के अंदर भी ऑपरेटर होते हैं जो मशीन्स को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करने के काम आते हैं। जैसे आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी सुने होंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस। ये हमारे जो होते हैं ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं मॉडुलस, जो कि हमारे पास रिमाइंडर फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है। सेकंड जो ऑपरेटर है वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? एक मिनट। वो एंड और नोट वाला? हाँ जी, एंड और नॉट वाला। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आप एंड को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ए एन डी एंड। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में। और आप उसको और ऑपरेटर ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड जैसे नोट होता है, नोट को आप चाहे सिंबल टाइप यूज़ कर लो चाहे ऐसे लिख लो, तो सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अदर लैंग्वेजेस में हमें डबल एंड लगाना पड़ता है तभी वो एंड ऑपरेटर बनता है। अदर लैंग्वेज में जैसे और लगाना है तो ये चीज़ लगाने से होता है, तो आप ओ आर और भी लिख सकते हो। और जैसे आपने नॉट लगाना है तो नॉट की जगह आप एन ओ टी भी लिख सकते हो। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, जैसे ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, इसके बाद लेस देन हो गया, एंड देन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, इसके बाद लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, डबल इक्वल्स टू हो गया, नॉट इक्वल्स टू हो गया। ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल, रिलेशन लिखा गया मेरे से यहाँ से, रिलेशनल ऑपरेटर होता है। इसी तरह हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं वो देखो, जैसे प्लस इक्वल हो गया। ठीक है, माइनस इक्वल हो गया। इसी तरह है मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो गया। इसी तरह डिवीज़न इक्वल हो गया। इसी तरह मॉडुलस इक्वल हो गया। इसी ये हमारे पास असाइनमेंट्स ऑपरेटर होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मैंने डॉलर ए इक्वल टू 10 12 लिखा है, और अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखूँ डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए प्लस 3, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो मेरे पास आएगा डॉलर ए इक्वल टू 15। ये मेरे पास आंसर आएगा डॉलर ए के अंदर। इसी तरह आप इस चीज़ को अगर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है यहाँ से डॉलर ए इक्वल टू 12, और यहाँ पे लिखा मैंने डॉलर ए प्लस इक्वल टू 3, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डॉलर ए इक्वल टू 15। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या है कि आप चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो। तो अगर आपका वेरिएबल इक्वल के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अगर वो वेरिएबल रिपीट होता है तो उस केस में आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये असाइनमेंट्स ऑपरेटर होता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस, हाँ जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं लेक्चर तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, आप वहाँ से भी दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। मैं इरेज कर दूँ इसको? हाँ जी, हो गया सभी का? गीतिका? यस सर, हो गया। ठीक है, गीतिका जी आपका भी हो गया? पवन जी जी हाँ जी सर, हो। हाँ जी आपका भी ठीक है। तो ये तो ऑपरेटर्स के बारे में था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोई टास्क को, ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए लॉजिकल, उसके लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे अर्थमेटिक्स, लॉजिकल और रिलेशनल, असाइनमेंट ऑपरेटर।
एक बिट वाइज ऑपरेटर भी होते हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप कोई टास्क करते हो तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एंड जो जो मॉडुलस होता है वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है इसके अंदर, जैसे कोई डिवीज़न सिंबल ये वाला है, दिस वन, और ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं आप लोगों को कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ टास्क करके दिखाऊंगा। तो कंडीशन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं डिसीजन स्टेटमेंट्स भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप PHP जो है वो प्री प्रोसेसर होती है, तो अगर आप ये चाहते सर हो। मुझे ये आवाज कट कट के आ रही है, ये बाकियों को भी आ रही है। हाँ जी पवन जी, आपको मेरी आवाज़ कट के आ रही है? तुषार? ठीक आ रही है सर। मुझे अच्छा, बीच में नेटवर्क इशू मेरे होना फिर। हाँ जी। तो अभी भी गीति का प्रॉब्लम है? हेलो? सर वो नेटवर्क बीच बीच में से ना आपकी आवाज क्रैक हो जाती है। तो आप एक बार नेटवर्क अपना चेक कर लो, जी जी सर। एक बार दोबारा इंटरनेट देख लो, या फिर आप किससे वाईफाई से कनेक्टेड हो? हाँ जी, वाईफाई से कनेक्टेड हो? सर वो हॉटस्पॉट पे। अच्छा, तो मोबाइल आप अपना अच्छी लोकेशंस पे कहीं पे जहाँ पे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पे आप रख लो। नहीं तो मैं लेक्चर तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ गीतिका, आप एक बार, मैं वैसे अपलोड कर दूंगा कल को ये सभी। तो कंडीशन स्टेटमेंट को हम डिसीजन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जैसे आप कोई भी परफॉर्म करते हो कुछ भी ऑपरेशंस, तो उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो लॉजिकल बेस पे, कि अगर आपके पास कोई इस तरीके की वैल्यूज़ आती है तो आपने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। प्लस जो PHP होता है वो प्री प्रोसेसर होती है, क्योंकि जो PHP का कोड होता है पेज के अंदर वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो वहाँ से आप PHP को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि पहले HTML लोड हो, बाद में अगर मैं किसी भी इवेंट फायर करूँ किसी बटन पे, फिर वो PHP के पास इंफॉर्मेशन जाए, अगर उसकी वैल्यू सेट होती है, कंडीशन सेट होती है, तभी वो PHP परफॉर्म करे। तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो कंडीशन स्टेटमेंट होती है, सबसे पहले हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट होती है, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट होती है। फिर जो सेकंड होती है वो इफ़ एल्स होती है, ठीक है। एंड जो थर्ड होती है वो होती है हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। एंड जो फोर्थ होती है वो होती है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स। एंड इसी तरह हमारे पास फिफ्थ जो होती है वो होती है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंडीशन स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो 5 टाइप की कंडीशन स्टेटमेंट होती है: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट करते हो, सी लैंग्वेज करते हो, C++ करते हो, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेजेस करते हो, तो उन अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी सेम ही टाइप की कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं: इफ एल्स, एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। तो बाकी लैंग्वेजेस की तरह भी इसका भी सेम ही फंक्शन है जैसे अदर लैंग्वेजेस का, कुछ भी नया नहीं है। बस इतना ये फ़र्क है कि यहाँ पे जैसे एलसिफ लिखा है, तो इस लैंग्वेज के अंदर आप इसको एलसिफ को चिपका के भी लिख सकते हैं, एक साथ इकट्ठा भी लिख सकते हैं, आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। अदर लैंग्वेजेस में जब तक आप स्पेस नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर वहाँ पे आप स्पेस दे के ऐसे लिखोगे तो वहाँ पे वो एरर देगा। बट PHP में ये मेथड भी स्पॉट करता है और ये भी करता है। तो डेट्स वाई PHP जो लैंग्वेज है वो काफ़ी लूजली कपल्ड लैंग्वेज है सिंटेक्स वाइज, क्योंकि इस लैंग्वेज को लर्न करना काफ़ी इजी है, ठीक है। तो ये 5 टाइप की हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं। अब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल के टाइम हम कुछ न्यू चीज़ें भी सीखेंगे कि PHP के अंदर कुछ फंक्शंस सीखेंगे जिनको हम कंडीशन स्टेटमेंट्स में सेट करके देखेंगे। तो यहाँ तक आपको तुषार, गीतिका एंड पवनजीत समझ में आ गया आपको? यस? यस सर। ठीक है।
सर कोई डाउट नहीं है, ये आता है अभी तक ना ये वाली चीजें। हाँ जी ठीक है, वेरी नाइस। तो मैं अभी यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ सेकंड डॉट PHP, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। PHP के अंदर रन टाइम इनपुट कैसे लेते हैं फॉर्म्स का वो भी मैंने बताना है, बट आज हम पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो मान लो यार मैंने एक डॉलर के अंदर एक वैल्यू, मतलब कि एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने वैल्यू 12 रखी है। तो मैंने यहाँ पे इफ़ लिखा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ डॉलर ए इक्वल टू मेरे पास 13 है, तो मेरे पास जो आंसर है वो मेरे पास आना चाहिए हेलो। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या मेरे पास हेलो प्रिंट होगा गीतिका, तुषार, पवनजीत? नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि जो सिंगल इक्वल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और जो डबल इक्वल होता है वो हमारे पास कंपेयरिंग ऑपरेटर होता है, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है क्या डॉलर ए की वैल्यू 13 के इक्वल है। तो अभी हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बेसिक्स फॉरवर्ड स्लैश सेकंड डॉट PHP, तो एक मिनट को, फाइल का नाम क्या है, सेकंड है, एंड फोल्डर का नाम बेसिक्स है जो कैपिटल में है। बेसिक्स होगा, राइट, तो बेसिक्स है, एंटर कर दो। तो मेरे पास देखो कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू 12 लिखूँगा तो मेरे पास आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी, तो मेरा जो आंसर होगा वो हेलो आउटपुट आ गई। ठीक है जी। अब इसी तरह आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर डॉलर ए ग्रेटर देन 12 है, या फिर लेस देन है, या ग्रेटर देन इक्वल है, कि अगर ग्रेटर भी हो, इक्वल भी हो, लेस देन इक्वल हो, लेस भी हो और इक्वल भी हो, नॉट इक्वल टू आप लगा सकते हो यहाँ पे, डॉलर ए नॉट इक्वल टू 12। तो अगर होगा तो मेरे पास अभी तो आउटपुट फॉल्स होगी, क्योंकि जो डॉलर ए है वो इक्वल टू 12 है, सो दैट्स वाई। अगर मैं यहाँ पे 13 लिखूँगा तो देखो मेरे पास आउटपुट हेलो आ जाएगी, तो 12 जो है वो 13 के इक्वल नहीं है। तो दिस इज़ द थिंक बेसिकली। ठीक है, अब मैं कुछ आपको नई चीज़ सिखाता हूँ। जैसे मैंने डॉलर ए के अंदर वैल्यू 0 लिखी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डॉलर ए लिखूँगा तो देखो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी। मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई यहाँ पे, 0, क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स होता है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 1 कर देता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट है वो देखो क्या आएगी, मेरे पास जो आउटपुट है वो हेलो आ जाएगी। यानी कि 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, और 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो PHP के अंदर आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप 1 के अलावा यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ग्रेटर वैल्यू, तो ये हमेशा जो है वो ट्रू ही आएगा, यानी कि ये हेलो के अंदर ही जाएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ 0 लिखने पे ही वो फॉल्स होता है। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक, तुषार, पवनजीत एंड गीतिका, यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आगे मैंने ए के अंदर वैल्यू 0 लिखी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इज सेट डॉलर ए। अब अगर मैं इसको रन करूँ, इज सेट एक फंक्शन होता है, ये ध्यान से समझो, दिस फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ के अंदर मैंने इज सेट लिखा डॉलर ए, अब अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये तो भी काम करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो ये तो भी काम कर रहा है, हेलो आउटपुट आ रही है। क्या है, क्योंकि जो इज सेट वेरिएबल है वो ये चेक कर रहा है कि क्या मेरी डॉलर ए की वैल्यू सेट है, बट 0 भी एक वैल्यू है। तो इज सेट ने इस वजह से एल्स ये इफ वाला पार्ट चला दिया। समझ में आ गया, यहाँ से नाम से ही पता लग रहा है इज सेट डॉलर ए, बट उसकी वैल्यू तो सेट है ना। अगर मैं अकेला यहाँ पे इज सेट नहीं लिखूँगा और मैं ऐसे लिखूँगा, तो वो डॉलर ए इक्वल टू मैंने 0 लिखा है, तो उसको एज अ वो बुलियन टाइप इसको कंसिडर करके चलेगा। तो देखो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इज सेट से क्या है कि इज सेट ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने इफ़ चलानी पड़ जाती है कि अगर उसकी वैल्यू 0 सेट हो तो भी चले। तो उस केस में अगर आप डॉलर, या तो आप ऐसे लिख सकते हो फिर इस केस को, डॉलर ए इक्वल टू 0 है अगर,
तो मेरे पास चले। या आप सीधा क्या कर सकते हो, आप ये चाहते हो कि अब यहाँ पे हो सकता है कि डॉलर ए की वैल्यू 2 हो जाए, तो इस केस में तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो 2 है वो 0 के बराबर नहीं है। अब मेरे पास जो आउटपुट है वो कुछ सर भी नहीं। स्क्रीन साइज बड़ा छोटा नजर आ रहा है। अच्छा, तो बाकियों को भी ऐसा ही है जी। हेलो गीतिका, स्क्रीन साइज कैसा क्या नज़र आ रहा है, मतलब क्या दिक्कत हो रही है? हेलो सर साइज स्क्रीन साइज छोटा है आपका ना, वो बड़ा स्मॉल लेटर। हाँ अब ठीक है। अच्छा, शायद मे बी नेटवर्क या तो डिले होके आपके पास वो आ रहा हो, शायद मे बी। सर नेटवर्क इशू तो है, वो बार बार ना पोज हो जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे वेरिएबल की वैल्यू 0 सेट है तो ये आउटपुट आए, या 0 के अलावा कोई भी आउटपुट सेट हो, तो मेरे पास देखो हेलो आ गया। पर अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो अब तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि जो 2 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी इस केस में। तो अगर मैं इसको करूँगा तो देखो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं है यहाँ पे, नथिंग एल्स। पर मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि इज सेट लगा सकता हूँ। इज सेट किससे क्या है कि आपकी अगर डॉलर ए की वैल्यू कुछ भी सेट हो तो ये चले ही चले इफ़। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को रिफ़्रेश करूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हेलो आ रही है, ठीक है, आउटपुट हेलो आ रही है। बट अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे 0 भी सेट कर दूँ तो भी मेरे पास जो आउटपुट है वो चलेगा, क्योंकि इज सेट डॉलर ए का मतलब है वह आपकी वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू तो जो है वो सेट है ही है। तो ये मेरे पास आउटपुट आ गई यहाँ पे देखो हेलो। तो समझ में आ गया गीतिका यहाँ तक, तुषार पवनजीत जी? ठीक है। अब यस इसी सर। तरह हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होती है नॉट एम्पटी। ऐसे मैंने इज सेट को आप साथ साथ कैप्चर भी कर सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बाद में देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डॉलर नॉट एम्पटी डॉलर ए, बट यहाँ पे तो वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो इस केस में क्या होगा, नॉट एम्पटी 0 वाली चीज़ को कंसीडर नहीं करता। इज सेट होता तो वो 0 को भी कंसीडर करता। अब मैं इसको चलाऊँगा तो मेरे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाली। ये देखो कोई भी आउटपुट नहीं आई मेरे पास यहाँ पे, ये देखो, क्योंकि वो एम्पटी क्या है कि 0 को वो कंसीडर नहीं करता, उसको लगता है कि इसकी वैल्यू 0 है तो ये एम्पटी है। पर अगर मैं यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी वैल्यू डाल लूँ, अब नॉट एम्पटी डॉलर है, अब यहाँ पे तो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये चलेगा। तो इंटरव्यू में ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज सेट एंड नॉट एम्पटी। तो आपको अगर इंटरव्यू पूछे तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर हमारी डॉलर ए की जो वैल्यू है वो 0 होती है और हमने नॉट एम्पटी लिया है तो उस केस में वो नहीं चलेगा। बट अगर आप 0 के अलावा कोई भी वैल्यू उसके अंदर डालोगे और नॉट एम्पटी से आप कंडीशन चेक कर रहे हो तो वो वैल्यू को वो नॉट एम्पटी कंसीडर नहीं करेगा, तो फिर आउटपुट आएगी। पर अगर आप इसी तरह अगर इज सेट यूज़ करते हो और उसके अंदर डॉलर ए इक्वल टू 0 या कोई भी वैल्यू डालते हो तो वो चलेगा ही, क्योंकि जो इज सेट है वो ये चेक करता है क्या उसकी वैल्यू सेट है, कुछ भी वैल्यू सेट हो जाए तो वो चलेगा। बट जो नॉट एम्पटी है वो 0 के लिए नहीं चलेगा, बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए वो काम करेगा। तो डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज सेट एंड नॉट एम्पटी। पता लग गया गीतिका, केशव, सॉरी तुषार एंड पवनजीत? यस सर। ठीक है, ओके। अब आगे देखो नेक्स्ट आगे, ये तो आपके पास इफ़ वाला पार्ट था। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इफ़ एल्स लगा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इको बाय, ठीक है। अब इस केस में जो मेरे पास आउटपुट है वो हेलो आउटपुट आने वाली है, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो नॉट एम्पटी मैंने डॉलर ए लगाया तो 10 है, तो इसके अंदर मेरे पास जो आउटपुट है वो हेलो आउटपुट आने वाली है। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे हेलो आउटपुट आ रही है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे वैल्यू मैं 0 सेट कर दूँ, देखो मैंने लिखा डॉलर ए इक्वल टू 0, तो
इस केस में क्या होगा, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो एल्स पार्ट चलेगा, यानी कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो बाय आएगी। अब मैं इसको रन करूं तो देखो मेरे पास जो आउटपुट है वो बाय आ रही है, क्योंकि जो मेरे पास ए है उसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? हाँ जी। अगर मैं यहाँ पे इज सेट लगा दूँ, अब आप बताओ मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? सर हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो आउटपुट आएगी। तो मैं रन करूँगा तो देखो हेलो आउटपुट आ गई। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 0 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, अब क्या वैल्यू आएगी? सर अभी भी हेलो ही चलेगा। बिल्कुल, अभी भी हेलो ही आउटपुट आएगी, क्योंकि इज सेट के लिए इसकी वैल्यू सेट है कोई ना कोई, तो इस केस में कभी भी बाय वाला पार्ट तो चल ही नहीं सकता। तो डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉट एम्प्टी एंड इज सेट, जो आप लोगों को आ चुका है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब मैं रन टाइम पर इनपुट लूँगा PHP के अंदर, तो ये जो इज सेट नॉट एम्प्टी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब तक हमारी PHP कंप्लीट नहीं हो जाती टिल एंड तक। तो लारावेल एंड ये कोर PHP के अंदर इज सेट एंड नॉन एम्प्टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 100% इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में तो आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। PHP की खासियत है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ और जिसका नाम मैं रख देता हूँ message1.php, ठीक है। और यहाँ पे मैं PHP लिख के यहाँ पे मैं लिखता हूँ echo hello, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे पास यहाँ पे मैं नॉट एम्प्टी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जब मेरे पास $a की वैल्यू एम्प्टी ना हो तो मेरे पास क्या हो, मैसेज 1 की जो भी 1 के अंदर लिखा हो वो इस पेज पे आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे इंक्लूड यूज़ करते हैं। इंक्लूड के बाद आप फाइल का नाम दे दो message1.php, पेज का नाम। इसी तरह मैं यहाँ पे कोई एक और फाइल ले लेता हूँ, मैंने लिखा message2.php, और इसके अंदर मैं मैसेज एक डिफ़ाइन कर लेता हूँ। आप पूरा HTML भी इसके अंदर लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूड message2.php, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिखा नॉट एम्प्टी $a। तो अगर मेरे पास ये एम्प्टी नहीं है तो मेरे पास It's 9 o'clock. क्या पेज इंक्लूड हो जाए इसके अंदर, message1.php का जो भी इसके अंदर लिखा हो वो ये कहाँ पे इंक्लूड हो जाए, यहाँ पे इंक्लूड हो जाए और वो रन करे। देखो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास आया नहीं है वो मैसेज की स्पेलिंग सर। message1.php। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा तो देखो मेरे पास हेलो आउटपुट आ गई। हालांकि वो चीज़ें मैंने अलग पेज में लिखी हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी h1 टैग या एनीथिंग एल्स कुछ भी आप चीज़ें लिख सकते हो, ये सारा पेज इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे ये हेडर एंड फुटर बनाने के भी काम आता है कि अगर आपने हेडर बना लिया, नैप बार अलग से, फुटर अलग से बना लिया, इस पेज में आप इंक्लूड कर सकते हो। आपको बार बार चीज़ें वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने message1.php बनाया तो मेरे पास जो है वो message2 के अंदर लिखा है, सॉरी फॉर डैट। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो message2 जब चलेगा तो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, बाय आना चाहिए और जो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं वो आनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं और देखो ये एल्स पार्ट चल रहा है। और अगर आप मैं पेज का ना दिखाऊं तो देखो मेरे पास second.php ही चल रही है। हालांकि message2.php नहीं चला, सेकंड चल रहा है। तो सेकंड में हो क्या रहा है,
ये अगर मेरे इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी तो 0 करने पे आपको पता है नॉट एम्प्टी 0 तो लेता ही नहीं है, तो उसका वो एल्स पार्ट चला, तो उसने क्या करा, इंक्लूड मैसेज टू डॉट पी एच पी को इंक्लूड कर लिया। तो ये मेरे पास है मैसेज टू डॉट पी एच पी, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी आउटपुट आ गई। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, यस, हेलो, यस, Yes. गॉट इट। हाँ जी। एक मिनट को, मैक के अंदर क्या होता है कि अगर कोई एरर आते हैं तो वो पीएचपी में दिखाता नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक डॉट एच टी एक्सेस फाइल बनानी पड़ती है मैक में एरर को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। हालांकि आप विंडो में काम करोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैक और लिनक्स वाले बंदे को एक डॉट एच टी एक्सेस फाइल भी बनानी पड़ती है। अब मुझे यहाँ पे मेरे एरर दिखेंगे, अगर मैं कुछ भी गलत करूँगा तो मुझे रन टाइम पे मेरे एरर दिख जाएंगे अगर मैं कुछ भी मिस्टेक करूँगा। तो यहाँ पे लिखना होता है php अंडरस्कोर फ्लैग, और यहाँ पे लिखना होता है डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर्स स्पेस ऑन। तो ये मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस। तो ये जो डॉट एच टी एक्सेस फाइल मैक में या लिनक्स में जब भी आप काम करोगे तो ये बनाओगे, तो ये क्या करेगा, मेरे पास php अंडरस्कोर फ्लैग, अगर कहीं पे भी एरर होता है तो वो डिस्प्ले कराना है हमने। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये फाइल बस बना के रख लो, एक ही बार लिखना होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मिस्टेक कर देता हूँ, मैसेज वन डॉट पी एच पी, और इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ। अब देखो जब मेरे पास ये चीज़ चलेगा, ये एम्प्टी नहीं है तो मेरे पास ये चीज़ चलेगी, तो उसको तो ये फाइल मिलेगी नहीं, तो मुझे अब ये रन टाइम पे क्या करेगा, वार्निंग देगा। ये देखो मेरे एरर डिस्प्ले होने शुरू हो गए। ये क्या कह रहा है, इंक्लूड मैसेज वन डॉट पी एच पी फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन एप्लीकेशन। लाइन नंबर 7 में है मेरे पास एरर है, ये बता रहा फेल टू ओपन है। इंक्लूड की यार एक खासियत है कि मान लीजिए तो इफ एल्स है, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है माई नेम इज़ पंकज, ठीक है। अब ये तो किसी कंडीशन का पार्ट ही नहीं है, तो ये जब सेट हुआ नॉट एम्प्टी है, तो जब ये यहाँ पे गया, इसको ये फाइल नहीं मिली, तो उसने एक वार्निंग दी। वार्निंग देने के बाद वो क्या करेगा, इस सभी से बाहर निकलेगा, तो लास्ट में वो प्रिंट करेगा माई नेम इज़ पंकज, या जो भी आपने अपने पूरे पेज पे लगा रखा है। देखो आउटपुट आ गई माई नेम इज़ पंकज। बट मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर इसको ये फाइल ही ना मिले तो पूरा पेज काम ही ना करे, यानी कि इसके बाद की कोई भी कोड मैंने लिख रखा हो वो रीड ही ना करे, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंक्लूड की जगह रिक्वायर लिखना होता है। रिक्वायर स्ट्रिक्ट होता है, अगर रिक्वायर लगाने पे अगर उसको कुछ नहीं मिलता, जैसे ये पेज मिलेगा ही नहीं, उसको एरर देगा, तो ये क्या करेगा, मेरी पीएचपी को यहीं पे ही स्टॉप कर देगा, आगे पूरा पेज को लोड ही नहीं होने देगा। यानी कि कुछ भी आप लिखो नीचे, कुछ भी बनाओ तो कुछ नहीं चलेगा। जैसे मैंने देखो एंटर करा तो उसने नीचे वाली चीज़ें कुछ चलानी बंद होगी, वो वहीं पे स्टॉप हो गया। उसने फैटल एरर दे दिया। फैटल एरर का मतलब ये है कि भाई सेकंड डॉट पीएचपी के अंदर लाइन नंबर 7 में एरर है, और मैसेज वन डॉट पीएचपी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंक्लूड एंड रिक्वायर में यही डिफरेंस होता है। तो जब आपको लगता है कि ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंक्लूड होना ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो बाकी का कोड चले ही ना, तो आप रिक्वायर लगा दो। और अगर आपको लगता है कि यार इंक्लूड मुझे वहाँ पे लगाना चाहिए कि यार अगर ये नहीं भी मिलता चलो वार्निंग देके मैसेज चल जाए, बट आगे का रेस्ट ऑफ द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, तो आपने इंक्लूड आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर एंड इंक्लूड। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज वन डॉट पी एच पी लिखा, अब इसको ये पेज मिल जाएगा। अब ये इसको चलाने के बाद ये भी चलाएगा, तो तभी ये काम करेगा। देखो हेलो एंड माई नेम इज़ पंकज, माई नेम इज़ पंकज भी आ गया। तो हालांकि आप यहाँ पे ब्रेक टैग लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो देखो ये चीज़ चल रही है, परफेक्ट काम कर। पर अगर यहाँ पे मैं कुछ भी मिस्टेक कर देता हूँ, कोई चीज़ उसको पेज जो नहीं मिलता, तो वो आगे कुछ भी नहीं चलाएगा। तो ये होता है हमारे पास रिक्वायर।
बट अगर मैं रिक्वायर की जगह यहाँ पे इंक्लूड लिख दूंगा तो होगा क्या, अब उसको ये नहीं मिला तो कोई फ़र्क नहीं, वो वार्निंग दे देगा हमें, बट इसके बाद तो रेस्ट ऑफ द कोड हमारा जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। देखो ये मैंने चलाया, उसने वार्निंग दे के काम शुरू कर दिया, बोला कि ये चीज़ नहीं है, बट फिर भी उसने मेरा रेस्ट ऑफ द कोड को जो है वो कंटिन्यू करा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर एंड इंक्लूड। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिक्वायर एंड इंक्लूड का क्या मतलब होता है और कैसे ये काम करता है। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, यस। Yes, sir. यस अब आप इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा $A=10, मैं चाहता हूँ कि यार मैसेज 1 के अंदर इस वेरिएबल को प्रिंट करूँ, तो आपने यहाँ पे इसको इंक्लूड तो कर ही दिया है, मतलब कि ये जो चीज़ है ना, ये इस सेकंड डॉट PHP का ही पार्ट है। आप एक टाइप का इस चीज़ को आप यहाँ पे इंक्लूड करा रहे हो, तो आप इस वेरिएबल को यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो। आप इस पेज को, हालांकि वो वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, तो बट आप उस वेरिएबल को यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार आपने यहाँ पे ये चीज़ डिक्लेयर की है, जब वो नॉट एम्प्टी होगा, तो जब ये मैसेज 1 को इंक्लूड करेगा तो आपका ये वाली चीज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो जब ये यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे वो वेरिएबल डिफाइंड है, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो योर ए वैल्यू इज 10, हालांकि वो वेरिएबल मैंने फाइल की दूसरी फाइल के अंदर एक्सेस किया, यहाँ पे नहीं लिखा, बट वो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से भी आपने उस वेरिएबल को क्या कर लिया, यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? हाँ जी, यस। किसी को यहाँ तक समझ में नहीं आया बोल पूछिए। डन है? हाँ जी, आ रहा है समझ में? तुषार, कमल जी, Yes, sir. हाँ जी, Yes. हाँ जी, गीतिका, हेलो, ऑडिबल हूँ? यस सर, समझ लग गई है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो इंक्लूड और रिक्वायर होता है वो डॉट PHP वाली चीज़ों को ही इंक्लूड कर सकता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो, जैसे मैंने लिखा इन्फो डॉट गीतिका, ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया इन्फो डॉट गीतिका, यहाँ पे मैंने H1 लिख दिया, हाय H1 करके कुछ भी लिख दो यार, चाहे डॉट HTML पेज बना लो, डॉट PHP बना लो, ये आपकी चॉइस है। आप एक टाइम पे बहुत सारी PHP को भी ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही PHP लगानी है, जितनी लगानी है आप उतनी लगा लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फो डॉट गीतिका। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप आउटपुट देखो अपनी, तो देखो चल रहा है, ठीक है। हुआ क्या है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूँ तो देखो आपका पेज इंक्लूड हुआ है, वो जो अंदर का कंटेंट है वो लेके आता है, उसके लिए मैटर नहीं करती है आपकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, वो जिस पेज में इंक्लूड हो रही है उस पेज की एक्सटेंशन मैटर करती है कि यहाँ पे वो क्या है, डॉट PHP है, ठीक है। तो उसके लिए मैटर करता है, ये नहीं है कि आपने मैसेज 1 डॉट PHP ले लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये चीज़ लिखूँ, मान लो मैंने यहाँ पे, हालांकि ये PHP गीतिका PHP नहीं समझती, बट क्योंकि एक्सटेंशन उसकी जो है, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो रे, हालांकि ये रीडेबल नहीं है अगर मैं इस पेज को चलाऊँ, बट इस पेज को अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, पहले मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये जब इंक्लूड होगा नहीं तो उसको वेरिएबल नहीं मिलना ना, ये पहले इंक्लूड हो रहा है। सो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो देखो लाइन नंबर 6 में मेरे पास एरर आ गया, लेट मी चेक इट कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो एक नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है,
अच्छा, यहाँ पे डबल कोट का मिसिंग था, ये प्रॉब्लम थी। अब इसको रन करते हैं तो देखो प्रिंट हो रहा है योर ए वैल्यू इज 10, और ये जो ए वैल्यू इज 10 जो है वो हमारे पास यहाँ से आई है, एक यहाँ से आई है मैसेज 1 से और एक इन्फो डॉट गीतिका से। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हो बिना एक्सटेंशन फाइल बनाए। जरूरी नहीं है दूसरे बंदों को ये लगे यार इन्फो डॉट गीतिका के अंदर कुछ है ही नहीं है ना, ये फाइल कोई एग्जीक्यूट हो सकती है। जब आप इसको इंक्लूड करोगे तभी काम करेगी। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ जी। तो अगर हमारे पास इस पेज को कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट एक्सेस करेगा, जैसे हमें पता है कि सेकंड डॉट पीएचपी फाइल के अंदर एक इन्फो डॉट गीतिका नाम से फाइल है, इसको मैं जब रन करूँगा तो देखो ये कोड इस तरीके से रन हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहा कोई भी बंदा। पर अगर मैं अपना कोड को मैसेज 1 डॉट फाइल बनाऊँगा, मैसेज 1 डॉट पीएचपी फाइल को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो वो पेज चल गया है, बट वो अनडिफाइन है क्योंकि आप उस पेज को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो मैसेज 1 डॉट पीएचपी फाइल के अंदर। तो ये क्यों डिफाइन है? क्योंकि आपके पास जो मैसेज 1 है आपने जो चलाया है ये कोड चला है, तो यहाँ पे तो कोई $a तो डिफाइन है ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये इसलिए नहीं चला क्योंकि डॉट पीएचपी एक्सटेंशन है गीतिका है, वो तो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह है। बट जब इस चीज़ को आप यहाँ पे इंक्लूड कराओगे तो डॉट पीएचपी का ये पार्ट बन जाएगा और ये पीएचपी समझना शुरू कर देगा जो आपने यहाँ पे लगाई है। समझ में आ गया जी? हाँ जी, यहाँ तक में जो मैंने बताया है ये सब क्या है।